गुड मॉर्निंग। कल हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे से आज 15 क्वेश्चन करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। जिस टाइम ये प्रश्न आया था उस टाइम J&K हमारा संघ राज्य क्षेत्र में नहीं था। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज में। J&K को यूनियन टेरिटरीज नहीं माना जाता था। अब J&K यूनियन टेरिटरीज में शामिल है, तो इसीलिए इसमें से कोई सा भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य बन गए थे, कितने राज्य और कितने संघ राज्य बने थे। अगर अब के टाइम पे देखें, अब के टाइम पे हमारे पास में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। टोटल जोड़ बनता है 36 का आंकड़ा चल रहा है अब के टाइम पे। और उस टाइम पे क्या था, अब अगर आपको याद रखना है तो 2000 का नोट है, 2000 का नोट बैन हुआ है। अगर हम पिछले दो हटा दें तो टोटल बने 20, यानी कि टोटल 20 थे राज्य प्लस संघ राज्य। इनमें से जोड़ कौन से गए वो आप देख लो, 14 राज्य और 6 गणराज्य थे, संघ राज्य, यानी कि 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार वो होते हैं जो कभी भी इमरजेंसी के टाइम पे हटाए जा सकते हैं। मत देने का अधिकार हटाया जा सकता है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी छीना जा सकता है, सरकार की अधिशासित निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार भी छीना जा सकता है, परंतु जीवन का अधिकार इमरजेंसी में भी नहीं छीना जा सकता। ये हमारा मूल अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईसा सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। हम जानते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ उसमें क्या था, उसे हम एक तरीके से मिनी संविधान भी कहते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई थी, उसमें मौलिक कर्तव्य को भी इम्प्लीमेंट करा गया था। अब मौलिक कर्तव्य जो है हमारे उस टाइम पे जोड़े गए थे 10, और ये जोड़े गए थे कब, 1976 के अमेंडमेंट में। 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट आया था उसमें। अब के टाइम पे जो मौलिक कर्तव्य हमारे हैं 11, अब के टाइम पे मौलिक कर्तव्य हैं 11, और जो अब के टाइम पे जो मौलिक कर्तव्य हैं ये जुड़े हैं हमारे 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जुड़े हैं, जो कि 2002 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू कब हुआ। लागू होने के बाद कही गई है, डैट मीन्स कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है ये। कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये जो है पार्टली इम्प्लीमेंट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जब कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो गई थी, परंतु 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया गया था। अपनाया गया डैट मीन्स कि एक्सेप्ट कर लिया गया। कब एक्सेप्ट करा, जैसे ही 26 नवंबर 1949 को ये सिग्नेचर हो गए इस पे संविधान पे, तो इसे अपना लिया गया, क्योंकि उसी के साथ ही इन्होंने कुछ उसके पार्ट्स जो हैं इम्प्लीमेंट कर दिए थे, जिसमें नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद से रिलेटेड जो पार्ट्स थे वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए थे। तो हम 26 नवंबर 1949 को ही हम अपनाया मानते हैं कि 26 नवंबर 1949 से ही संविधान अपना लिया गया था। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई थी, तो संविधान जो है पूर्ण रूप से अंगीकृत हो गया था। तो इसी हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें बी रहेगा। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। प्रारूप कब पूरा हो गया था, यानी कि ड्राफ्टिंग कंप्लीट पूरी कब हो गई थी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। अगेन रिपीटेड, समग्र रूप मतलब कंप्लीटली लागू कब हो गया था, ये 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। जब संविधान को ड्राफ्ट करने का काम स्टार्ट हुआ
तो उस टाइम पे प्रथम बैठक हमारी जो संविधान सभा की हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 1946 में स्टार्ट हुआ 9 दिसंबर को। अब 9 दिसंबर 1946 को जब ये स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे अस्थायी अध्यक्ष बने। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया तथा BN राव जी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया था। अतः इसका आंसर क्या रहेगा सर BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जानते हैं, BN राव। नेक्स्ट, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? संघीय प्रकार के शासन हमारे यहाँ पर कैसी है? संघीय प्रकार का शासन है यानी कि पावर जो है स्टेट और सेंटर में बंटी हुई है। अगर स्टेट और सेंटर में दोनों में पावर बंटी होगी तो क्या होगा? दोनों आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों के बीच में कुछ मतभेद होंगे, अलग अलग रहेगा, पृथकता रहेगी। अब हर कोई अपनी अपनी तरह से चलना चाहता है, तो इसीलिए पृथकता का खतरा बना रहता है। दूसरा, अगला क्वेश्चन, सरकार के निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? हमारे को दो सदन क्यों चाहिए? अगर हम हमारे लिए बात करें तो हमारे यहाँ पर कैसे लोकसभा राज्यसभा दो हैं, तो ये कैसी है? द्विसदन पद्धति है। और ये द्विसदन पद्धति कहाँ पर लागू होती है? जहाँ संघीय प्रणाली हो। अगर अकेले संसदीय प्रणाली हो तो क्या होगा? सिंगल से काम चल सकता है। राष्ट्रपति प्रणाली सिंगल हेड है, कोई दिक्कत नहीं होती, एक से काम चल सकता है। एकात्मक प्रणाली मतलब सिंगल से काम चल सकता है। द्विसदन पद्धति में हमें लोअर हाउस और अपर हाउस की रिक्वायरमेंट है। लोअर हाउस कौन सा है? जहाँ पर लोग अपने द्वारा निर्वाचित बंदों को भेजते हैं। और जो अपर हाउस कौन सा है? जहाँ पर प्रोविंसेस के द्वारा चुने हुए बंदे जाते हैं। प्रोविंसेस के बंदे जाएंगे तो वो अपर हाउस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण मतलब हमारे पास में सेंटर को पूरा का पूरा केंद्र में पावर दे दी। अब जैसे समाजवादी राज्य जो है उसमें क्या होता है? सारी की सारी पावर जो है पर्टिकुलर पार्टी के हाथ में होती है। लोकतांत्रिक तो बोलता है वो कि भाई मैं लोकतांत्रिक हूँ, लेकिन पावर पूरी की पूरी एक में ही है, एक बंदे के हाथ में है, एक पार्टी के एक बंदे के हाथ में रह जाती है। जिसमें हम देखते हैं रशिया, चाइना, जो दूसरे देश हैं उनको हम देखते हैं कि भाई जैसे उत्तर कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, ये सारे के सारे जो देश हैं ये समाजवादी राज्य का एक उदाहरण है। इसीलिए ये जो है यहाँ पर सिंगल पार्टी का रूल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? अब मिनी संविधान जो है जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट हुए थे, जिस संविधान संशोधन में सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट हुए थे उसी को हम मिनी संविधान बोलते हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन में हुए थे 1976 में। ओके, थैंक यू। अब हम मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ में।